तो चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कर लिया था और थ्योरम नंबर 5.1 कर ली थी। अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन जिसमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। यदि वो ट्रू है तो क्यों है, रीजन देना, और यदि वो फॉल्स है तो क्यों है उसका भी रीजन देना। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में बोला ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, जैसे मैंने एक पॉइंट बना दिया ये रहा, तो इससे इधर लाइन जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं जहां मर्जी भेज लो, जितनी मर्जी जा सकती है। और इनने क्या बोला, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से क्या एक ही लाइन पास होती है? नहीं, जितनी मर्जी हो सकती है। तो ये फॉल्स हो गया। रीजन, रीजन क्या लिखेंगे रीजन में थ्रू ए सिंगल पॉइंट, थ्रू ए कौन सा पॉइंट, सिंगल, सही है, सिंगल पॉइंट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास, नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। सही है, फर्स्ट हो गया। फॉल्स था सेकंड पार्ट। सेकंड में बोला गया देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब दो पॉइंट है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट, इनके बीच में एक लाइन बन सकती है यदि। पर लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। क्वेश्चन में बोला कि इनफाइनाइट बन सकते नहीं, दो पॉइंट के बीच में तो एक लाइन बनती है, इनफाइनाइट नहीं बनती। तो ये कैसे हो गया, फॉल्स। और रीजन में क्या लिखेंगे, थ्रो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास। ठीक है, अब देखो थर्ड। थर्ड में क्या बोला, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। मतलब एक लाइन है, एक लाइन टर्मिनेट हो गई, टर्मिनेट मतलब खत्म हो गई, यहाँ पे शुरू हुई यहाँ पे खत्म, या यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म, तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। तो टर्मिनेट के बाद वो जितनी मर्जी आगे बढ़ा सकते हैं हम, चाहे इधर से बढ़ा लो चाहे इधर से बढ़ा लो, जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं ना। तो ये बात ट्रू है। कैसी, ट्रू। रीजन, रीजन लिखना है ना, रीजन में लिखेंगे ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। कितनी भी बढ़ा सकते हैं हम उसे, चाहे इस साइड बढ़ा लो चाहे इस साइड से। कौन सी लाइन, टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखो फोर्थ। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ये हमारा पोस्टुलेट भी तो है एक, यूक्लिड का पोस्टुलेट। पोस्टुलेट नंबर कौन सा है, पोस्टुलेट नंबर 2 है ये, कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। अब देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या पूछा है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो ये भी ट्रू है। कैसे, जैसे कोई सर्कल बनाया हमने, दो सर्कल बनाए एक जैसे,
मतलब ये ए सर्कल है, ये बी सर्कल है, मान लो ये सर्कल नंबर ए, ये सर्कल नंबर बी, इसका ये रेडियस है यहाँ से सरकमफेरेंस तक, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो बी को अगर मैं यहाँ से उठा के इस ए के ऊपर रखूँ तो ये पूरी तरह से ढक लेगा इसे। पूरी तरह से ढकने का मतलब क्या है? ये कोइंसाइड करेगा, बी जो है ए को क्या करेगा? कोइंसाइड। तो मतलब ये हर हर जब ये कोइंसाइड करेगा इसे, तो इसका मतलब हर चीज इसमें सेम आएगी। रेडियस सेम, इसकी थिकनेस सेम, सर्कल सेम, सेंटर सेम, रेडियस सेम, सब चीज सेम आएगी। तो ट्रू हो गया ये रीजन में कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, then their center circumference will coincide करेंगे। hence क्या लिखेंगे? hence the radii are, क्या चीज? radii are also equal। ठीक है, अब देखें फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है? पूछा है इन द फॉलोइंग फिगर ए बी बराबर पी क्यू एंड पी क्यू बराबर एक्स बाई। क्या चीज? ए बी बराबर पी क्यू एंड पी क्यू बराबर एक्स बाई, देन ए बी इक्वल टू पी क्यू। तो ये बात ट्रू है। कैसे? जो हमारा यूक्लिड का पहला एक्सियम था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। पहला एक्सियम यही तो था, यदि ए एक चीज दूसरे के बराबर है और दूसरी चीज तीसरे के बराबर है, तो इसमें से कह सकते हैं हम ए जो है 2 के बराबर है, 2 जो है 3 के बराबर है। इसका मतलब एक जो है 3 के बराबर भी है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो मतलब ये इसके बराबर है। तो यही तो इनने भी कहा था, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ट्रू है। रीजन में क्या लिखेंगे? ट्रू। ट्रू है रीजन with the help of axiom, with the Euclid's axioms। फर्स्ट एक्सियम ही है ये। एक्सियम क्या है? थिंग्स आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल, विच आर इक्वल किसकी इक्वल होनी चाहिए? टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। सेम थिंग के इक्वल होगी, आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा, ट्रू फॉल्स वाला रीजन भी बता दिया। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड, फर्स्ट व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट डेफिनेशन देनी है मैं। फर्स्ट है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस। जैसे ये मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम है एल, ये दूसरी लाइन है, इस लाइन का नाम है एम। तो ये इसके पैरेलल है। क्यों? इसको जितना मर्जी आगे बढ़ाते जाओ सीधी जाएगी।
एकदम इस वाली एम लाइन को जितना मर्जी आगे बढ़ाते जाओ सीधी जाएगी इधर से। ये दोनों कहीं भी मिलेगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को, एक दूसरे को काटेगी नहीं, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसी दो लाइन जो सीधी जिनके जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे कभी भी, उन लाइन को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हम कहेंगे लाइंस, द लाइंस विच नेवर intersect intersect each other at any point, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड, क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइंस, इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब सेकंड टर्म थी हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे ये एक लाइन है कुछ कोई भी, मैंने कहा इससे एक परपेंडिकुलर खींचा ये रहा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। कैसे? क्योंकि यहाँ से इस लाइन पे 90 डिग्री बना रहा है, इधर से भी इधर से भी। तो जो ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री बनाती है दूसरी लाइन से, वो परपेंडिकुलर लाइंस होती है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, मतलब इसमें इस लाइन को अगर मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये अगर ये इंटरसेक्ट करेगी जहाँ पे, वहाँ पे 90 डिग्री है, इस साइड से भी देखो चाहे इस साइड से देखो, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो परपेंडिकुलर लाइन है। तो लिखेंगे हम, इफ ए लाइन, इफ ए लाइन नहीं, टू लाइन्स, इफ ये वाली इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट each other at 90 degree, then they are called, this are called perpendicular line। अच्छा, एक चीज पैरेलल लाइन में, इसमें लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर या हेंस एल इज पैरेलल टू एम। एल लाइन पैरेलल है एम के, पैरेलल का दो डंडे बनाते हैं, पैरेलल एल जो है पैरेलल है एम के। परपेंडिकुलर लाइन हेंस या देयरफॉर, जैसे ये मान लो पी लाइन है, ये वाली क्यू मान लो, ये क्यू ये पी जो है परपेंडिकुलर है क्यू पे, ये क्यू परपेंडिकुलर पी पे, कुछ भी मान सकते हैं। सही है। तीसरी मतलब थर्ड क्या है हमारा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच में जो लाइन बनती है ना, उसको ही लाइन सेगमेंट बोलते हैं। दो पॉइंट के बीच में हमेशा एक ही लाइन बनती है, एक यूनिक लाइन ही बनती है, सिर्फ एक ही लाइन बनती है, यूनिक होती है वो। तो दो पॉइंट के बीच में एक लाइन जो बनती है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। कैसी होती है ये लाइन? स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन form between two points is called, क्या कहते हैं उसे? लाइन सेगमेंट। ठीक है। जैसे ये लाइन है, पॉइंट मान लो ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, इसके बीच में लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन जाएगी बिल्कुल, उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अब देखो फोर्थ में हमें किसे डिफाइन करना है?
रेडियस ऑफ सर्कल को, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, हाथ से तो खींचा नहीं होगा ऑब्वियसली, प्रकार से कंपास से खींचा होगा, गोल करा होगा, तो जहाँ पे रखा होगा यहाँ पे, फिर गोला करा होगा यहाँ से यूं करके, यूं चारों तरफ, तो जहाँ पे रखा होगा उसकी नोक, ये सेंटर है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की, सर्कल के सरकमफेरेंस है ना, इस सरकमफेरेंस, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। बोले तो आर, सर्कल का रेडियस हो गया, तो रेडियस ऑफ सर्कल, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर of a circle to any point lying on a circle या circumference of circle, तो लिखेंगे डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस, सर्कल की रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल टू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस नहीं, टू ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट, टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट तक, सेंटर वाले पॉइंट से किनारे वाले मतलब एजिस वाले, टू एनी पॉइंट ऑन इट्स, इट्स क्या है, सर्कल, इट्स एज, इसके किनारे पे कोई भी पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस को, सेंटर, सेंटर से लेके एज के किसी भी पॉइंट तक के बीच में, बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो फिफ्थ, फिफ्थ वाले में हमें से पूछा है स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ये होता है, ये 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 और ये पॉइंट है, ये यहाँ पे एज पे कौन पॉइंट, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए से बी, बी से सी, या सी से डी, या डी से ए, ये सारी डिस्टेंस क्या है, इक्वल, तो जिसकी डिस्टेंस इक्वल होती है सारी, वही होता है सर्कल, सर्कल सॉरी सर्कल नहीं, स्क्वायर वही होता है जिसकी डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस कैसी होती है, सेम। तो स्क्वायर क्या है होता है, ये एक चार साइड का है, चार लाइन से मिलके बना, चार लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ, चार लाइन से मिलके बंद, बंद फिगर है चार लाइन की, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, स्क्वायर इज ए quadrilateral having all sides इक्वल, ऑल साइड्स या लेंथ लिख लेना, ऑल साइड्स या फिर लेंथ आर इक्वल, एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, वही होता है स्क्वायर। ठीक है, बना के भी दिखा दी। क्वेश्चन नंबर 2 अब कंप्लीट हो गया। अब देखो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कंसीडर द टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, दो पोस्टुलेट दिए हैं, कौन कौन से, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, पहला गिवन एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए बी, मतलब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच में
कोई सी पॉइंट भी होगा। ये कह रहा है पहला पोस्टुलेट ये कंसीडर करना है, मतलब ये अभी मानना है, लास्ट में क्वेश्चन पूछे। और सेकंड दिया है क्या, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मतलब सेम लाइन पे तीनों पॉइंट नहीं होंगे। हाँ ऐसा हो सकता है, क्या पता ए और बी के बीच में लाइन तो बनेगी ही है, ए पॉइंट बी पॉइंट, क्या पता सी पॉइंट यहाँ पे इस लाइन पे ना हो, क्या पता सी पॉइंट यहाँ हो साइड में, क्या पता यहाँ हो, क्या पता यहाँ हो, कहीं और हो, यहाँ लाइन पे ना हो, लाइन से अलग कहीं हो सकता है ना। अब पूछा क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। हाँ तो अनडिफाइंड टर्म तो है ही, पूरी सारी चीजें डिफाइन नहीं करी हुई सही से। एक में बोल रहा है बीच में, एक में बोल रहा है पता नहीं कहाँ है, तो अच्छे से डिफाइन नहीं करा गया, तो अनडिफाइंड हो गई। तो पहले तो यही पूछा था, तो ये लिखेंगे देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स इन द गिवन पोस्टुलेट, पोस्टुलेट है ना, पोस्टुलेट, एसपी लगेगा दो है। दूसरा क्वेश्चन इसके आगे ही और पूछा था, क्वेश्चन मार्क लगा के, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। तो क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, एक के बाद एक, मतलब सक्सेसिव होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सुसंगत, अविरोधी, एक के बाद एक जो है सक्सेसिव हो, ये कंसिस्टेंट। तो क्या ये कंसिस्टेंट है, तो इसमें लिखेंगे द गिवन पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है कि नहीं है, वो हाँ है, तो द गिवन postulates are consistent because region they refers to two two different टीओ वाला टू और फिर टी डब्ल्यू वाला टू डिफरेंट सिचुएशंस। एक में बोल रहा है बीच में है, एक में बोल रहा है पता नहीं कहाँ है, ठीक है, तो टू डिफरेंट सिचुएशन इसलिए कंसिस्टेंट है ये। और आगे क्या पूछा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, और लास्ट में लिखा एक्सप्लेन, तो हाँ एक्सप्लेन तो करते हुए आ रहे हैं हम, एक्सप्लेन। लास्ट में क्या पूछा, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, तो लिखेंगे क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं, नहीं करते, ये पोस्टुलेट्स को थोड़ी ना फॉलो करते हैं, ये तो एक्सियम्स को फॉलो करते हैं। एक्सियम ये तो था, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, दो पॉइंट के बीच में से एक लाइन, यूनिक लाइन पास होती है, तो लिखेंगे दिस, ये जो पोस्टुलेट्स हैं, दिस पोस्टुलेट्स 1 और 2 जो दिए थे गिवन थे, आर नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, तो किसको फॉलो करते हैं, दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियम। कौन सी वाली एग्जाम को, डेट की टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन, देयर इज ए यूनिक, यूनिक का मतलब एक ही होती है, जो सिर्फ एक ही हो, देयर इज ए यूनिक लाइन पास
थ्रू, पास थ्रू देम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला? 4, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी, मतलब ए और बी नाम के दो पॉइंट हैं, ए और बी नाम के, इसके बीच में एक लाइन तो बनेगी। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन, मतलब इन दो के बीच में लाई करता सी पॉइंट, सच दैट ए सी बराबर बी सी, मतलब जो ए सी है वो बी सी के बराबर है, ए सी बराबर बी सी, देन प्रूव दैट ए सी बराबर हाफ ए बी। तो लिखेंगे पहले तो गिवन, हमें गिवन क्या है? ए सी बराबर बी सी, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। हाँ, तो फिगर तो ड्रॉ कर ही दी, बता और देता हूँ। लिखेंगे प्रूफ, जैसा कि हम देख सकते हैं ए सी, अगर हम ए सी प्लस बी सी करें तो ए बी आ जाएगा, ये है ना? क्या कही मैंने? मतलब ए बी, ए सी प्लस बी सी है, ये पूरा इतना और इतना को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, तो ए सी प्लस बी सी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ए बी। अब हम देख सकते हैं जो बी सी है, बी सी ए सी के बराबर है, तो बी सी की जगह ए सी लिख लूँगा, ए सी इक्वल टू ए बी आ गया। ये कहाँ से आया? ये गिवन था, गिवन, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो गिवन। ठीक है, ये देखो ना, बी सी ए सी के इक्वल है, तो बी सी की जगह ए सी लिख लिया हम। तो ए सी और ए सी, एक ए सी दूसरा ए सी, कितने हो गए? दो ए सी हो गए, इजिकल टू ए बी। तो ये टू इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए सी बराबर ए बी डिवाइडेड बाई टू। तो मतलब ए सी इजिकल टू टू को बाहर करेंगे तो 1/2 इंटू ए बी। तो यही प्रूफ करना था मेरा, ए सी इजिकल टू हाफ ऑफ ए बी। यहाँ लिख दो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, प्रूव्ड। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? इन द अबव क्वेश्चन, मतलब यही वाला जो क्वेश्चन था, ए बी पॉइंट के बीच में सी आया था, मतलब अबव क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, मैं 5 पढ़ रहा हूँ ना, तो अबव क्वेश्चन मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर वाला तो 4 ही है। मतलब इन द अबव क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में जो पॉइंट सी था उसको बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का। इस बात को प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट, मतलब जैसे ये ए से लेके बी दो पॉइंट है, इसके बीच में हमेशा दो पॉइंट के बीच में एक लाइन जाती है, लाइन सेगमेंट बोलते हैं उसे। इसके बीच में एक पॉइंट बनाया अगर हमने, ये सी है, तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है बात। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? यदि हम ये मान ले कि एक नहीं दो पॉइंट होते हैं, मिड मिड पॉइंट कितने होते हैं? दो, और फिर हम इस बात को गलत साबित कर रहे हैं कि दो मिड पॉइंट नहीं होते, तो ये बात साबित हो जाएगी कि एक ही होता है मिड पॉइंट। तो चलो साबित करते हैं। तो सबसे पहले ए से लेके बी तक ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, सबसे पहले लेट कर लिया, लेट देयर आर टू मिड पॉइंट्स, दो मिड पॉइंट मान लेंगे, एक तो सी है और एक डी मान लेते हैं, एक सी और एक डी। देयर आर टू मिड पॉइंट्स बिटवीन ए बी, कौन कौन से? सी एंड डी, सी एंड डी बोलेंगे इन पॉइंट को, मैंने नाम दिया ना सी डी, तो सी एंड डी। तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज द
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये तो हमें पता है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ए सी बराबर बी सी है। ए सी मतलब ये वाले में ए सी बराबर बी सी है। जो अगर ये मिड पॉइंट है तो आधा और आधा दोनों बराबर ही है, ए सी बराबर बी सी। और जो ये पूरा ए से बी तक, ये मतलब ए सी प्लस बी सी ए बी ही है। तो ए बी इजिकल टू क्या चीज़ है, ए सी प्लस बी सी। तो बी सी ए सी के इक्वल है, ये दोबारा वही कर देंगे, ए सी प्लस बी सी की जगह ए सी आ जाएगा क्योंकि ये इक्वल है। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो ए बी कितना हो गया, 2ac। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 डिवाइड हो गया। ए बी इजिकल टू ए सी, ए सी इजिकल टू हाफ ऑफ ए बी हो गया। सिमिलरली इसी तरह से अगर यही बात हम सी की जगह डी डालें, डी, तो मतलब ये ही आएगा। मतलब हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, ए डी के, ए डी के, क्योंकि अब सी की जगह डी आ गया मिड पॉइंट। तो ए डी किसके बराबर होगा, ए बी का आधा होगा, ए बी का आधा ए डी होगा, डी आएगा अगर सी की जगह तो। ठीक है, जब ए बी के अंदर ए बी लाइन में आधा, ये आधा था ए सी, तो ए बी लाइन में डी आएगा तो आधा ही होगा वो भी। ठीक है, इसके बाद नहीं, ये दोनों सेम आ गए। यदि इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने, इसको सेकंड, तो ये दोनों सेम आए। तो फ्रॉम 1 and 2 जो हमारा एक्सियम था कि एक चीज दूसरे के बराबर है, दूसरी तीसरे के बराबर है, तो पहली भी तीसरे के बराबर है। मतलब एक चीज अगर 2 के बराबर है, दो दूसरी चीज तीसरी के बराबर है, तो मतलब इन सबसे कह सकते हैं कि पहली दूसरे के बराबर है, दूसरी तीसरे के बराबर है, मतलब पहली और तीसरे के बराबर भी है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है। तो अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यहाँ से लिखेंगे ना, ए सी बराबर है हाफ ऑफ ए बी के, और हाफ ऑफ ए बी बराबर है ए डी के। तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू है ए डी के। तो ए सी और ए डी सेम ही है, तो मतलब मिड पॉइंट जो है वो एक ही है। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस, जो हमने माना था, आवर एजम्पशन, क्या लेट किया था हमने, एजम्पशन, एज्यूम मतलब लेट करना, एज्यूम करना, एजम्पशन कि 2 पॉइंट होते हैं, तो 2 नहीं होते, एक ही होता है। हैंस आवर एजम्पशन दैट देयर आर 2 मिड पॉइंट, 2 माने थे ना हमने, देयर आर 2 मिड पॉइंट्स बिटवीन there are 2 midpoints between a line, ए बी लाइन मानी थी हमने, इज रॉन्ग, एजम्पशन कैसा हुआ, रॉन्ग। देयरफॉर ओनली एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। लिख देंगे यहाँ पे, एवरी लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन बनती है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, वन मिड पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर है ये वाली, ये फिगर दी है,
ये ए पॉइंट है, ये है डी पॉइंट, ये है बी और ये है सी। क्या है कि इफ ए सी बराबर बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। मतलब गिवन है हमें क्या, ए सी इक्वल टू बी डी, और टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें, ऐसे लिख करते हैं क्वेश्चनों को, टू प्रूव लिखेंगे, प्रूव करना है हमें ए बी इक्वल टू सी डी। अब लिखेंगे हम प्रूफ, प्रूफ करेंगे। तो इस फिगर को देख के हमें पता लग रहा है कि ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी है, ए सी आएगा, ए बी और बी सी को जोड़ के ए सी आएगा। कि ए सी प्रूफ में लिख सकते हैं हम, ए सी इजिकल टू ए बी प्लस बी सी, और बी से, अभी ए को भूल जाओ तो बी से लेके डी तक क्या है, बी सी प्लस सी डी इजिकल टू बी डी। बी डी कितना है, बी सी प्लस सी डी, और ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी, ये तो हमें गिवन ही है, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। सही है। तो ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी, तो ए सी की जगह क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बी डी की जगह बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो मतलब बी सी यहाँ प्लस का है और इधर भी प्लस का, मतलब ये कट गया इक्वल के इधर, क्योंकि देखो इधर प्लस का इक्वल के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो प्लस में से माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, तो हमने पहले काट दिया। जो इक्वल के सामने सेम साइन के होते हैं ना, वो कट जाते हैं। तो क्या बचा, ए बी इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ करना था हमें, ए बी इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। छोटा सा क्वेश्चन था तो जल्दी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, वाई इज एक्सियम 5, एक्सियम 5 जो है इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम considered a universal truth, not that the question is not about the fifth postulate। मतलब इनने पूछा है जो एक्सियम नंबर 5 है ना, 5 नंबर एक्सियम, वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है, और नोट दिया है कि 5वां पोस्टुलेट नहीं, 5वां एक्सियम, तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है। तो पहले तो एक्सियम नंबर 5 क्या है, एक्सियम 5, एक्सियम 5 में क्या कहा गया कि होल इज ग्रेटर देन, होल इज, ये कहा है ना, हाँ, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। तो पूछा है, ये पूछा है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है, ब्रह्मांड की सच्चाई क्यों है, ये पूरे विश्व की सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब बिल्कुल सच है ये बात, कोई भी इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकता, कोई भी इसको गलत साबित कर ही नहीं सकता, यूनिवर्सल ट्रुथ है क्योंकि ये। तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट, तो ये तो सच्ची बात है। एक होल जो है पार्ट से तो बड़ा ही होता है। जैसे एक पिज्जा लिया मैंने, पिज्जा होता नहीं, पिज्जा रेगुलर पिज्जा लिया है, रेगुलर पिज्जा में 4 स्लाइस होती हैं, एक स्लाइस, दूसरी स्लाइस, तीसरी स्लाइस और चौथी स्लाइस। तो मैंने मान लो पहली स्लाइस हटा के इधर रख दी साइड में, ये आ गई पहली स्लाइस, कौन सी, पहली। तो ये पूरे होल का पार्ट ही तो है ये, तो होल बड़ा है या पार्ट बड़ा है, तो ऑब्वियसली होल ही बड़ा है, तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट, तो पार्ट से तो होल बड़ा ही है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो लिखेंगे द एक्सियम इज नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ, नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। बिकॉज, क्यों है, बिकॉज इट होल्ड्स ट्रू इन
एनी फील्ड में ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट। कैसे? पिज्जा छोड़ो, आप पिज्जा की बात नहीं, मान लो एक लाइन है, लाइन मान लो, लाइन के मैंने टुकड़े कर दिए बहुत सारे, मान लो मैंने 8 टुकड़े कर दिए। कितने? 8। एक लाइन के 8 टुकड़े, तो एक टुकड़ा यहाँ रख दिया मैंने, ये रहा। तो होल और इसका एक पार्ट, टुकड़ा मतलब पार्ट, पार्ट माने टुकड़े ही तो होता। तो होल बड़ा है या पार्ट बड़ा है? तो ऑब्वियसली होल ही बड़ा है, तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट। या कोई भी फील्ड, कुछ भी चीज रख लो और उसके टुकड़े कर दो, तो पूरी चीज ही बड़ी होएगी ना टुकड़े से। तो हमेशा ट्रू रहेगा ये बात। और ये बात सिर्फ मैथमेटिक्स में ट्रू नहीं है, ये हर जगह हर फील्ड में ट्रू है, हर फील्ड में, सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, हर जगह ट्रू है ये, हर फील्ड में और हर चीज के लिए, एवरीथिंग। इसमें कुछ एक आधा एग्जांपल और बताऊं, जैसे हमारा एशिया है कॉन्टिनेंट, कौन सा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना, इसके अंदर बहुत सारी कंट्री है, इंडिया, चाइना, रसिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, बहुत सारी कंट्रीज है। तो कंट्री जो है, मान लो कंट्री, ये सारी कंट्री है, ये पार्ट बन गई, तो कंट्री इज ए पार्ट। तो क्या कंट्री बड़ी है या पूरा एशिया बड़ा है? तो ऑब्वियसली एशिया बड़ा है, तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट, पार्ट से तो होल ही बड़ा है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, अभी भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ ही रहेगा ये। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.1 हो गई खत्म। हाँ, तो 5th चैप्टर खत्म हो गया, अब करेंगे 6th चैप्टर अगली वीडियो से।